जी सर, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क थे। पेज नंबर्स बताइए। सबसे पहले तक पेज 20 पे छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ याद रहा है सर? थर्ड पेज या पेज 20 जो नीचे नंबरिंग हुई है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज ठीक है मेरी? जी सर, हो गया कंप्लीट? कौन सा क्वेश्चन था प्लीज? कौन सा क्वेश्चन था सर? एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पेज नंबर 23 निकल। जिसमें कॉपर लिमिटेड था। देखिए सर, मेरी आवाज आ रही प्लीज? है कोई इशू इसमें? जरा रिसीवेबल की रिसीट और रिसीवेबल की रीमेजरमेंट की वर्किंग के पॉइंट नंबर 2 पढ़ेगा। ये दो एंट्रीज जरा करवा दें। पॉइंट नंबर 2 प्लीज। कितने लाख डॉलर्स की सेल थी जब सेल हुई 1 जनवरी को? तो रेट क्या था? 137। कैलकुलेटर पकड़े, एक मिनट रिवाइज कर लें, मुझे उम्मीद है आपने किया होगा, लेकिन जस्ट रिवाइज प्लीज। तो 1 जनवरी 2019 पे 40,000 डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 137 क्या एंट्री बनेगी? रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट बाय रुपीज 5.48 मिलियन। सही है? 5480,000। जी सेकंड सेंटेंस पॉइंट नंबर 2। 25% पैसे रिसीव हुए 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2019। 25% पैसों का मतलब 10,000। कैसे बना? 40,000 इंटू, इट मीन्स $10,000 रिसीव हुए। ठीक है? कितने से बैंक डेबिट होगा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 140 रेट हो गया 14 लाख है शायद, 1.4 मिलियन। तो कितने मिलियन का रिसीवेबल, कितने मिलियन में रिसीव हुआ? हाँ, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ी थी, ये 100% अमाउंट रिसीव नहीं हुई है। 5480000 टोटल रिसीवेबल था, सारा रिसीव हो गया। कैलकुलेटर पकड़े, उसका भी 25% हो सकता है। 5480000 मल्टीप्लाइड बाय, तो पाकिस्तानी रुपीज में 1370,000। तो कितने मिलियन का रिसीवेबल कितने में रिसीव हुआ? गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? कितना? ये समझ आ गया था? आपने कैसे की ये वर्किंग? एक और भी वे हो सकता था, 10,000 लिखें कैलकुलेटर पे। $10,000। $10,000 1 जनवरी पे कितने पे मैयर हुए थे? 137 लिखे थे। तो एक तो ये कि टोटल रुपीज जो थे उनको 25% करना है,
या जो डॉलर्स थे उनको 137 ओरिजिनल रेट से मल्टीप्लाई कर लें। इन अदर वर्ड्स $10,000 जो 137 पे मेजर हुए थे वो आपको 140 पे रिसीव हो रहे हैं। तो पर डॉलर 3 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं? एनी कंफ्यूजन? प्लीज। लेकिन जब ईयर एंड पे आएंगे 30 जून पे तो 75% अमाउंट स्टिल रिसीवेबल है। तो 75% अमाउंट रिसीवेबल का मतलब है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 75%, तो 30,000 जो रिसीवेबल स्टिल रह गया वो रीमेजर होगा, ऐसे ही। तो मल्टीप्लाइड बाय, अब कौन सा रेट लगेगा? 163 पे आ गया। और आपने ये डॉलर्स कितने पे मेजर किए थे? अब इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं। 5480,000 जो था उसको 75% कर लें, या अल्टरनेटिवली बताएं, या 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 137, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी अमाउंट बनती है? ये कितना बनता है? 30 इंटू 163, 489,000। और ऑलरेडी रिसीवेबल जो था वो मेजर हुआ था 4,411,000। कैसे बना? 5480 इंटू 75% या 30,000 इंटू 137। तो इसमें ये जरा शायद पहले इस तरह डिस्कस नहीं हुआ, हम यही अज्यूम करते रहे कि 100% अमाउंट रिसीव होगी या 100% पे होगी। थोड़ा सा अगर इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आ जाएं या चले जाएं तो वर्किंग सोची जा सकती है। गेन बनता है, लॉस बनता है? रिसीवेबल बढ़ रहा है सर, तो रिसीवेबल डेबिट बाय डिफरेंस बन रहा है 7,80,000 और फॉरेक्स गेन है। तो वर्किंग हमेशा अपनी खुद करें, बाकी आंसर आपके पास जरूर अवेलेबल होता है, तो ये नहीं कि उसको देख के अपनी वर्किंग चेंज करें। तो वर्किंग का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, तो आपके पास फाइनल फिगर्स मैच होनी चाहिए। जी सर, एनी कंफ्यूजन? बाकी भी रिवाइज है जो हमने लास्ट क्लास सैटरडे वाले दिन डिस्कस की थी चीजें। एनी कंफ्यूजन? पेज नंबर 29 निकालो। ओके सॉरी, 31 पे याद है, पहले एग्जांपल्स करो। पेज नंबर 31। एनी कंफ्यूजन प्लीज? लास्ट क्लास से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन? रिवाइज करने का टाइम मिल गया था, देख लीजिएगा अभी से चीजें खराब ना हो जाए कहीं। साथ साथ की हुई चीजें ही आगे फिर हेल्प करती हैं। देन सर आज हमने बस ये पढ़ना कि जो IS-21 है फॉरेन करेंसी, इसमें कुछ पुराने टॉपिक्स भी FA1 वाले मिक्स हो सकते हैं। मसलन इम्पेयरमेंट लॉस का भी वर्ड पढ़ा। इफ कैरिंग अमाउंट इज more than recoverable amount, there is an impairment loss, or recoverable amount is higher of। इसी तरह रिवैल्यूएशन, सरप्लस लॉस, IS-16, IS-40, फेयर वैल्यू मॉडल। तो जितनी भी चीजें FA1 के बीच में डिस्कस हो जाएंगी, ये भी थोड़ी सी रिवाइज रहनी चाहिए। एग्जामिनर पिछला भी कुछ ना कुछ साथ डिस्कस करता, आपसे रिक्वायर करता रहता है कि आपको पता हो। तो आज जरा ये चीजें भी कुछ रिवाइज हो जाएंगी। पेज नंबर 31 ऑन 1 जनवरी 11 करो शुरू। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो कल लास्ट क्लास में सैटरडे को डिस्कस हुए हैं। अब पाकिस्तानी कंपनी बॉट प्लांट फ्रॉम एन अमेरिकन कंपनी फॉर रुपीज 1 लाख, ऊपर हेडिंग है, मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूँ, $1 लाख। द पाकिस्तानी कंपनी सेटल द डेट ऑन 31 मार्च 2011। डिफरेंट डेट्स के स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं। स्पॉट रेट्स किसे कहते हैं? अच्छा एक सेकंड, जरा ये कॉपर ढूंढना, अभी जो क्वेश्चन किया था।
उसमें एक एवरी डेट था, उसका क्या किया? तो ये कोई जरूरी नहीं कि जो जो दिया उस सबका कुछ होना है। एवरी डेट सिर्फ तभी जरूरत पड़ती है अगर आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम जो टाइम बेसिस पे है वो रिकॉर्ड करनी है। अदरवाइज बाकी स्पॉट रेट पे वर्किंग है। स्पॉट रेट मींस जिस दिन का रेट है उसी दिन की फिगर, उस दिन का आपने रेट उठाना। जी स्पॉट रेट से आगे प्लांट इज डेप्रिशिएटेड टू अ nil residual value over a period of 5 years using the last sentence. The recoverable amount was calculated on 31st December 2012 at rupees 3,20,000। अब जब भी ये रिकवरेबल अमाउंट का भी वर्ड आएगा तो आपका जहन कहाँ जाना चाहिए? तो क्या हमेशा का रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है तो इम्पेयरमेंट लॉस होगा? हम 31 दिसंबर 2012 पे कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अगर वो कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होगी तो फिर डिफरेंस इम्पेयरमेंट लॉस होगा। डन है? Plan entries required 31st December 2011 or 2012 in the books of the Pakistani company. शुरू करें। जी सर आसान सा डाटा। फर्स्ट रेलेवेंट डेट बताएं। 1 जनवरी 2011 पे रुकने की वजह। डबल एंट्री बताएं। प्लान डेबिट पेबल क्रेडिट। जी कैसे वर्किंग करूं? $1 लाख है मल्टीप्लाइड बाय सिंपल रेट्स दिए हुए, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है। 6 ठीक है, 6.0 डिवाइडेड बाय 1 नहीं होना, डिवाइडेड बाय 6 होना था, ये 1 होना। फाइनल फाइनल पीस डिवाइड बाय 1 इंटू 6 है तो डिवाइड बाय 1 से फर्क नहीं पड़ रहा। 6 लाख ठीक है जी। कौन सी करेंसी में वर्किंग कर रहे हैं आप? रुपीस। सोच के नेक्स्ट डेट बताएं। इसी साल 31 मार्च पे क्या होना है? सेटलमेंट होनी है, लायबिलिटी सेटल होनी है। करें एंट्री। कोशिश ये आपने करनी है छोटे छोटे जो काम अगर कभी हो तो उन्हें साथ साथ ही खत्म किया जा सके ताकि मेन चीजों पे फिर फोकस किया जा सके। जी सोच लिया कितने वाली लाइब्रेरी कितने में सेटल हो रही है, तो कितना लॉस हो रहा है? रेट के बढ़ने से लॉस होता है या कम होने से?
हाँ जी, ये डिपेंड करता है, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर रेट बढ़ा और आपने पैसे देने तो लॉस हो रहा है, और अगर रेट बढ़ा पैसे लेने तो गेन हो रहा है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेट सोच के 31 दिसंबर 2011। जी क्या होना इस दिन? ये चार्ज करें। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने से? 6 लाख पैसे रिकॉर्ड हुआ था, डिवाइड बाय 5 है, पूरा साल ही इन्वॉल्व हुआ। एसेट तो शुरू में ही आ गया था ना, पेमेंट बाद में हुई है। और बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि जिस दिन एसेट आया उसी दिन अवेलेबल फॉर यूज होगा, अनलेस पता चल जाए कि कोई इंस्टॉलेशन वगैरह होती रही है। डन है प्लीज? जी पेबल रीमेजर करें। ऑलरेडी पेबल सेटल हो चुका है, तो फॉरेन करेंसी, अच्छा इस 31 मार्च होने, जरा थोड़ा पीछे जाए। 31 मार्च 2011 के अगर पैसे दे दिए सारे, तो उसके बाद अब अगर रेट्स में चेंज आ भी रहा है तो वो हमारे से अब रिलेटेड नहीं है। हमने एसेट खरीदा, पैसे दिए नहीं थे, लेकिन जब पैसे दे दिए उसके बाद अगर फॉरेन करेंसी में कोई फ्लक्चुएशन हो रही है तो हमारा बिजनेस उससे इफेक्ट नहीं होगा। जी एनी अदर थिंग ऑन 31 दिसंबर 2011? इम्पेयरमेंट की लेकिन डेट नेक्स्ट ईयर एंड है शायद, 31 दिसंबर 2012 पे रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है। इट मीन्स 11 पे शायद, कुछ और नहीं। एक और साल भी रिक्वायर्ड है जी। आप क्या करें, किस डेट पे करें वाइंड अप? कर ले प्लीज, छोटे छोटे काम खत्म कर लें। डेप्रिसिएशन डेबिट, कितने से? रिमेनिंग लाइफ नहीं करनी ना, जाने दें स्ट्रेट लाइन, मतलब खुदा के लिए क्या आंसर है, चले रहने दें सर। रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं? जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो। रिमेनिंग लाइफ कब कब गिनते हैं? चार, एक दो तीन, चार चीजें सोच के बताएं। रिवैल्यूएशन हो जाए, एस्टीमेट चेंज हो जाए, इम्पेयरमेंट लॉस हो जाए, या इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल हो जाए। स्ट्रेट लाइन मेथड है जी। सेम डेट दोबारा लिखने से पहले एक वर्किंग करें। क्या ये जरूरी है कि अगर रिकवरेबल अमाउंट दी हुई है तो लॉस जरूर है? हाँ जी, चेक करना पड़ेगा। करें जी चेक। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 6 लाख माइनस 2,40,000। 2,40,000 के एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 120 पर एनम, तो 360 इज कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट इज 320। अब रिकवरेबल अमाउंट उसने दी भी है, डेफिनेटली हायर ऑफ होगा ये, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू यूज, विच एवर इज द केस। जी लॉस है, 40 का लॉस बनता है। तो कैरिंग अमाउंट अगर हायर है तो डिफरेंस इज कॉल्ड एज इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment loss credit।
कंप्लीट करें सर। ये मुबीन ये आवाज ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स की, इधर बताइए जरा। जी एनी क्वेश्चन प्लीज? याद आ गया इम्पेयरमेंट लॉस? ये अब यहाँ अब रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन क्या यहाँ रिमेनिंग लाइफ काउंट होगी? कितनी? 5 साल लाइफ थी, 2 साल गुजर गए हैं, तो कितनी रिमेनिंग लाइफ? 5 साल में से अब 3 साल रह जाएगी, तो 3,60,000 विल बी डेप्रिशिएटेड, सॉरी 3,20,000, 320 या 360? 320,000 will be depreciated over remaining useful life of 3 years starting from next year 2013 से, 2012 से या 13 से लिख लें सेंटेंस, जरा याद ध्यान नहीं हो जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, ईयर एंड पे सारा कुछ हुआ है। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, मुबीन इसका भी सेल जरा चेक करना है। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, $3,20,000 will be depreciated over our remaining useful life of 3 years. Any confusion? पेज 32 पे बनाएं, थोड़ा सा रिवैल्यूएशन IAS 16 और IAS 40 को थोड़ा मिक्स करें। पेज 32 के स्टार्ट पे एक एग्जांपल ढूंढना, स्टार्ट से 2 लाइनें नीचे। पढ़े? A Pakistani company with the rupee as its functional currency means, फिलहाल लोकल करेंसी, इंशाल्लाह मेरा ख्याल आज शायद टाइम ना मिले, कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फंक्शनल करेंसी सिंपली मींस लोकल करेंसी। तो a Pakistani company with rupee as its functional currency has the following, has a financial year ending 31st December. It bought a building classified as property plant equipment in Bahrain. पाकिस्तानी कंपनी है, बहरेन में एक प्रॉपर्टी परचेज की है, बिल्डिंग परचेज की है ऑन 1st January 2016 फॉर 100,000 बहरेनी दिनार by paying the amount on the same date. इस सेंटेंस के लिए दोबारा शुरू करें। इट बॉट अ बिल्डिंग, इसका क्या मतलब है? क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यूज के लिए है। अगर यही लिखा हो क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जगह क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो IAS 40 का मतलब या फिर रेंटल्स के लिए होगी या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए होगी। तो यूज के लिए अगर है तभी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, विच मीन फिर IAS 16 लगेगा। कितने दिनार्स की खरीदी? 1 जनवरी 16 पे 1 लाख दिनार, और सेम डेट पे बारल पेमेंट होगी। बिल्डिंग लाइफ 50 ईयर्स है। बिल्डिंग वाज रिवैल्यू टू, ये IAS 16 में कोई रिवैल्यूएशन मॉडल भी हो सकता है।
मेरी तरफ देख के बताएं, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है तो रिवैल्यूएशन डेट पे किसको किससे कंपेयर करते हैं? कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर करते हैं। अब अगर ये प्रॉपर्टी जो आपकी है बिल्डिंग, ये बहरेन में है, तो इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो भी बहरेनी दिनार में ही इनिशियली होगी, ऐसे ही है। और डेफिनेटली फिर उन बहरेनी दिनार्स को हमें लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। कितने की खरीदी थी, लेकिन 31 दिसंबर 2016 पे फिर आपको 1,20,000 रिवैल्यूड अमाउंट बताई हुई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट्स बताए हुए हैं 1 जनवरी 16 पे और 31 दिसंबर 2016 पे 275 एंड 290 अगेंस्ट 1 बहरेनी दिनार। कुछ एंट्रीज आपने करवानी है, खोलें रजिस्टर। सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट जरा सही क्लियर करना, बाकी जो चीजें हैं वो पता आपको है, सही रिवाइज करना जरा। ये ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो हम कर सकते हैं, वो करवा दें। जी अप्लाई योर माइंड जी प्लीज। फर्स्ट रेलिवेंट डेट बताएं। 1 जनवरी 16। ट्राई करें जी, क्या एंट्री करें? बिल्डिंग लिखे यार, सिंपल बिल्डिंग के साथ रुपीज इन रुपीज में कर रहे हैं, फंक्शनल करेंसी। बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग के साथ ब्रैकेट में लिखना है, बिल्डिंग एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। नहीं, कैसे कितना? 1 लाख दिनार्स मल्टीप्लाइड बाय स्पॉट रेट जी 270, मेरा ख्याल 275 नहीं, शायद 27.5 मिलियन बनता है। कैसे लिखूं? 1000 में लिख दूं? 1000 में लिख दूं, पूरा लिख दूं? 27.5 मिलियन, 27,500। ये तो ठीक है सर। देन सोच के नेक्स्ट 31 दिसंबर 2016 पे रुकने की रीजन, हाँ जी I-16 अगर है तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। $27,500 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ बताएं। मेथड नहीं पता तो हमेशा कौन सा अप्लाई करते रहेंगे आप? आंसर 550। टेबल रीमेजर करें, टेबल है ही नहीं। ठीक है सर। ये अगर फॉर एग्जांपल ये डाटा जरा देखें, लेट्स अज्यूम अगर I-16 में कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा होता, I-16 में कॉस्ट मॉडल होता तो फिर बहस खत्म है। अगर फेयर वैल्यू दी भी हुई है तो आप कुछ ना करते, एसेट खरीदा, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, तो अगर कॉस्ट मॉडल है फॉर एग्जांपल तो नेक्स्ट नथिंग एल्स टू बी डन। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फिर अब I-16 की रिवैल्यूएशन ध्यान में आनी चाहिए। कैसे होती है I-16 की रिवैल्यूएशन? आज थोड़ा सा सोच लेते हैं।
करवा दें थोड़ी सी वर्किंग, एक एंट्री की जगह रख लें जरा। कैरिंग अमाउंट बताएं कैसे बनाओ। एवरीथिंग रिमेन सेम प्लीज। 27,500 minus 550, 26.95 million। करवा दें एक मिनट। फेयर वैल्यू बताएं। 120,000 को कंपेयर कर दूं, क्या करना पड़ेगा? 120,000 दिनार्स मल्टीप्लाइड बाय, सोचें कौन सा रेट लूं? 275 लूं? तो वंस अगेन अगर आपने फॉरेन करेंसी फेयर वैल्यू को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना, तो सिंपली क्या करेंगे, जिस दिन की फेयर वैल्यू दी हुई है फॉरेन करेंसी में, उसे उस दिन के स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। तो 90 फाइनल आंसर है। प्लीज सॉल्व कर दें यार, प्लीज सॉल्व यार। थाउजेंड में फिगर बता दें। 34,800 ओके है सर। डिफरेंस लें 7,850। सरप्लस है या लॉस है? लिखे सर, वर्किंग लिखे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ठीक है प्लीज। बस करें सर, अब तो नींद खत्म कर लें सर। अपनी मर्जी से एक हफ्ता लेट आए हैं, फिर भी थके हुए हैं। नहीं वो तो मुझे पता है, कोई ऐसी बात नहीं। ये सर रिवैल्यूएशन की एंट्रीज जहन में लाएं। बात आपकी ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन ना भूलें। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एलिमिनेशन एंड फिर रिवैल्यूएशन। ओके सर, किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट। हर साल एंट्री होती है, साल के शुरू में होती है, एंड में होती है, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन होती है। वो साल का एंड हो, मिड हो, 3 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, हर साल हो। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट। ओके प्लीज। एंड सरप्लस की एंट्री लिखें, बिल्डिंग डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। दी 7,850। Any confusion? Any confusion, sir? जी anything else in this year? सोच लें रिवाइज करें सीधा। हाँ जी, रिमेनिंग लाइफ काउंट करेंगे। काउंट तो इसी दिन करेंगे ना, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे रिमेनिंग लाइफ काउंट कर लेंगे सर। काउंट इसी साल करेंगे, इसी दिन सॉरी करेंगे, लेकिन उसकी बेस पे डेप्रिसिएशन इस साल क्यों नहीं चार्ज होगी वो नेक्स्ट ईयर से। 49 ईयर्स रिमेनिंग लाइफ है, 50 - 1, लेकिन फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 34.8 मिलियन विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर 49 ईयर्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। ये सरप्लस भी तो है, सरप्लस भी तो ट्रांसफर होता है। जिस साल से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी उस साल से सरप्लस भी ट्रांसफर होगा। इट इन अदर वर्ड्स आई होप के सब कुछ पुराना है। जरा एक नजर देख के बताएं क्या नई नई चीज क्या इसमें डिस्कस हुई है। एक मिनट देख लो नहीं, मतलब कहाँ कहाँ क्या नया है आपके ख्याल में?
सबसे पहले मेरा ख्याल परचेज डेट पे एक कन्वर्जन हुई है, और नई चीज शायद ये है कि हमें जो फेयर वैल्यू मिली है वो फॉरेन करेंसी में थी। तो जिस दिन की वो फेयर वैल्यू थी, हमने उस दिन का स्पॉट रेट ढूंढ के उस फेयर वैल्यू को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके कंपैरिजन किया। ठीक है प्लीज। हाँ डेफिनेटली, अगर पैसे ना दिए होते तो पेबल एज इट इज रीमेजर होता, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। अगर सारों में से कुछ रिमेनिंग बच जाते हैं तो जितना पेबल रह जाना था वो रीमेजर होना था, क्योंकि सारी अमाउंट पे होगी सेम डेट पे इस केस में। तो वी हैव टू वी डोंट नीड टू हैव रीमेजर द पेबल। आई होप ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज पे बाकी ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सारा वही है जो हम डिस्कस करते जा रहे हैं इंशाल्लाह। जब जाके इसे पढ़िएगा। पेज 33 पे एक मिनट आएगा। अब इसी डिस्कशन को जरा मैंने IS 40 में लेके जाना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जरा कॉन्सेप्ट जरा एक पेज पढ़ के जरा रिवाइज कर लें प्लीज। खामोशी से पेज नंबर 33 जरा इंडिविजुअली पढ़ें। एक छोटी सी एग्जांपल भी नीचे है, ये जरा इंडिविजुअली पढ़ें, फिर मैं एक दो क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे। इस पेज पर IS 40 की एक छोटी सी रिवीजन लिखी हुई है। ये पेज के एंड तक जाइएगा जरा। एग्जांपल भी, बल्कि नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे फेयर वैल्यू मॉडल भी डिस्कस हुआ होगा। नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे थोड़ा सा पहले 3-4 पैराग्राफ छोटे से।
जी देख लिया। ये पेज 33 के स्टार्ट में डेफिनेशन याद आ गई। रेंटल्स या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हो, ना यूज के लिए हो, और ना ही सेल के लिए खरीदी हो। इनिशियल रिकॉग्निशन में कॉस्ट में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ऐड हो सकते हैं, जिस तरह शायद I16 में होते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद कौन से दो मॉडल हैं? फेयर वैल्यू मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल। अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो तो हर साल के एंड पे कंपैरिजन होता है, गेन लॉस अगर आए तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और डेप्रिसिएशन फिर फेयर वैल्यू मॉडल ऑफ I16 में चार्ज नहीं होती। फेयर वैल्यू लॉस की एंट्री बताएं। IS40 लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, और अगर गेन है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एंड गेन क्रेडिट। कॉस्ट मॉडल अगर यूज करेंगे IS40 में तो फिर IS16 ही की तरह है, कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस होगी, लेकिन डेफिनेटली प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, फर्स्ट लाइंस देखें जरा, तो उसमें लैंड भी हो सकती है। तो लैंड के अलावा अगर बिल्डिंग का कोई हिस्सा है उससे डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, एक चीज जरा वैसे सोच के जरा बताएं कि अगर IS40 में कॉस्ट मॉडल है तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस की बहस हो सकती है। IS40 में अगर कॉस्ट मॉडल है तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी होगी और इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, लेकिन अगर IS40 में फेयर वैल्यू मॉडल है तो ना डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है और ना ही इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो जितना जितना कुछ ना कुछ याद आता रहे तो अच्छा है, बाकी डेफिनेटली फिर आगे लिखे हुए मिलेंगे। जी नीचे वाले एग्जाम्पल में कोई इशू तो नहीं, सिर्फ बिल्डिंग का हिस्सा डेप्रिशिएट हुआ है, लेकिन आखिरी सेंटेंस जरा देखें। इवन IS40 में अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो तो फिर भी फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर नोट्स में होता है इन में। IS16 में ये जरूरी डिस्क्लोजर नहीं है फेयर वैल्यू बताना अगर कॉस्ट मॉडल है, लेकिन अगर IS40 है तो इवन कॉस्ट मॉडल में भी फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर कंपल्सरी डिस्क्लोजर है। नेक्स्ट पेज पे फिर जब आप आए तो फेयर वैल्यू मॉडल भी उसी एग्जांपल की बेस पर डिस्कस हुआ हुआ है। 13 लाख माइनस कॉस्ट विदाउट एनी डेप्रिसिएशन, 2,90,000 फेयर वैल्यू गेन है। एनी कंफ्यूजन जी फाइनली? आगे कुछ छोटी छोटी चीजें याद? एनी कंफ्यूजन सर? चलिए इसी में थोड़ा सा नीचे एक एग्जांपल है, बाकी पर जो लिखा है वो हम अप्लाई कर लेते हैं। सिमिलर सॉर्ट ऑफ एग्जांपल है जो थोड़ी देर पहले आपने करवाई थी, मिल गई पेज 34 के मिड में समझे। सवाई इसके के पढ़े आप जरा इंडिविजुअली। सवाई इसके के सेकंड लाइन में बिल्डिंग क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बाकी एक नजर डाटा पढ़ लेना, इसको अंडरलाइन कर लें और डाटा पढ़ने फिर मुझे एंट्रीज करवानी है अपनी। जी खोलें जी रजिस्टर, बल्कि डेट्स कुछ चेंज हुई है शायद, एंट्रीज करवाएं। सीरियस लीजिएगा प्लीज, एग्जांपल छोटी सी है लेकिन सही तरह फाइनल करें। फर्स्ट शुरू करो। फर्स्ट रेलेवेंट डेट बताएं।
1 जनवरी नहीं है बेटा, 1 दिसंबर लिखा हुआ है सेकंड लाइन में। डबल एंट्री बन जाएगी बिल्डिंग एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, एंड प्लीज बैंक क्रेडिट। वर्किंग सेम है, 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 275 रुपीज इन 1000 में ही करो, 27.5 मिलियन। चलेगा सर? नेक्स्ट रेलिवेंट डेट 31 दिसंबर 16। रिवैल्यूएशन मॉडल है सर, बिल्डिंग के लिए, हाँ सॉरी, फेयर वैल्यू मॉडल है। ये डेप्रिसिएशन ऑफ दिसंबर, यार लाइफ दी हुई है उस्मान, क्या हो गया यार? लाइफ अगर दी भी हुई है तो देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल ऑफ IAS 40। क्या करें सिंपली? गेन लॉस की वर्किंग कैसे करें? कैरिंग अमाउंट कितनी है? वही 27.5 मिलियन कैरिंग अमाउंट होगा विदाउट डिडक्टिंग एनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फेयर वैल्यू की वर्किंग करें। अच्छा प्लीज, अगर काइंडली IAS 16 या IAS 40 में से कुछ याद नहीं आ रहा तो प्लीज आप रिवाइज कर लीजिएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ याद आता जा रहा है। बोर्ड से देखे तो नहीं लिखे जा रहे? फेयर वैल्यू की वर्किंग कैसे करेंगे? अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी किसी फॉरेन कंट्री में है तो फॉरेन करेंसी में फेयर वैल्यू लेंगे और उसे पे स्पॉट रेट यूज करके उस दिन का लोकल करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 290, 34.8 मिलियन, डिफरेंस इज 7300। फेयर वैल्यू गेन कैलकुलेट हो रहा है। डबल एंट्री सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, और फेयर वैल्यू गेन के साथ प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी 7300 है, सॉरी 7300। ये हमारी इस एंट्री से प्रॉपर्टी 34.8 मिलियन पे आ जाएगी। फिर आप रिमेनिंग लाइफ गिन लेंगे। रिमेनिंग लाइफ तो नहीं गिनेंगे सर। नेक्स्ट ईयर फिर क्या करेंगे? फेयर वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे, गेन लॉस अगर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करेंगे, और देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ सरप्लस। वो तो नहीं होना ट्रांसफर, गेन पहले ही कहाँ जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस में। एनी कंफ्यूजन? अब मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ जरा, ये काइंडली जो आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाली वर्किंग की है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली, इसको जरा आपस में कंपेयर करके जरा डिफरेंशिएट करें, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ये पिछली एग्जांपल थी और जो अभी एग्जांपल है, इसको आपस में कंपेयर करके डिफरेंशिएट करें। IAS 16 में चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो, डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। सोच ले जरा। इंडिविजुअली कर लें कंपेयर, कुछ कंफ्यूजन अगर सही में आती है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन? जी कौन से सर? काइंडली अगर पढ़ दें जरा।
जी IAS 16 में जो सरप्लस होता है वो इक्विटी का पार्ट बनता है, और एक अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम भी लिखा होगा, ये मैं फिर इंशाल्लाह आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन जो IAS 40 में रिवैल्यूएशन गेन है, फेयर वैल्यू गेन है, ये सीधा प्रॉफिट लॉस में जा रहा है। जी वो मैंने बताना, अदर कम्प्रिहेंसिव इंशाल्लाह इनकम अभी फर्दर फ्यूचर में जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा ये इतना डिफरेंस तो क्लियर होना चाहिए कि IAS 16 में रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर है तो उसने इक्विटी का पार्ट बनना है, और अगर IAS 40 में फेयर वैल्यू गेन है तो इसने सीधा प्रॉफिट लॉस में जाना। बाकी वो इक्विटी का पार्ट कैसे बनना है, कुछ बातें आपको पहले पता, तो कुछ बातें मैं अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करूंगा। जी और कोई कंफ्यूजन? चलिए सर, पेज नंबर 35 पे डेफिनेशन अब फाइनल करेंगे, या डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं? डेफिनेशन से पहले एक वर्किंग कर लेंगे, एक एग्जांपल ढूंढना है, ये थोड़ा सा नीचे स्टार्ट में, परफॉर्म द फॉलोइंग करेंसी कन्वर्जन, मिल जाएगा कि? एक नीचे भी एग्जांपल है, जरा ऊपर वाली, परफॉर्म द फॉलोइंग करेंसी कन्वर्जन। अच्छा आपने जरा फुल कंसंट्रेट करना है, ये हमारी बात तो हुई है लास्ट क्लास में, लेकिन जरा एक दफा सही तरह से रिवाइज करें। आपने 4 सिनेरियोज बने ABCD, इसमें मुझे करेंसी कन्वर्जन्स करवानी है। पहला, $500 इनटू पाक रुपीस इफ $1 इज इक्वल टू 174.52। लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, आपके लिए लिख रहा हूँ, लिखना आपने ही है, समझ के सोच के माइंड अप करवाएं। ये $500 है, रुपीज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। 500 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, आंसर बताएं। 87,260 रुपीस। मत लिखें अभी, चारों पहले पूरे करवाएं। जी सेकंड पढ़े, $500 इंटू पाकिस्तानी रुपीस इफ, अंडरलाइन करें आगे जरा, हेड में क्या दिया है ऊपर, 0.1 और 0.2 जो है ना, पॉइंट A और B। पॉइंट A में जो रेट दिया हुआ है वो डॉलर को 1 रख के रुपीस बताया हुआ है, और नीचे 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 रुपी को 1 रख के डॉलर बताया। मतलब अगर आपके पास ₹1 हो तो आप कितने डॉलर खरीद लेंगे? पॉइंट ना करें उस्मान, ना करें, इंशाल्लाह वो होने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। अगर आपके पास $1 है, 0.1 पॉइंट A, तो आप कितने रुपए खरीद लेंगे? 174। लेकिन B पॉइंट में क्या कह रहा है? ₹1 के बदले कितने डॉलर खरीद लेंगे? आप $500 अगर है, आप क्या करूं? डिवाइड बाय 1, डिवाइड बाय 0.00573 मल्टीप्लाइड बाय, तो डॉलर डिवाइड बाय डॉलर एंड मल्टीप्लाइड बाय रुपीस। आंसर बताएं। 87,260। यार दोबारा सॉल्व करना था यार। यस सर, सॉल्व तो दोबारा ही करना था। ओहो, आंसर सेम आना था या आगे है? सॉल्व करके चेक किए, तो क्लियर है सर? ये ऊपर से देख के लिख लिए, पॉइंट A का जो आंसर होता है वही पॉइंट B का भी होता है। नहीं सर, मतलब आ रहा है यार, अब ये क्यों आ रहा है वो मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन वर्किंग ठीक है मेरी। थर्ड देखें, C, 87,000 टू 80 रुपीज है, उन्हें डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। अगर डॉलर 1 के बराबर 174.52 रुपीज है, ये 87,260 डिवाइडेड बाय 1, बस ये फाइनल करना चाहिए, डिवाइड बाय और मल्टीप्लाइड बाय। जी क्या ख्याल है, डिवाइड बाय, रुपीज से डॉलर की तरफ जा रहे हैं। सॉल्व 500, ठीक है, और वाइंड अप करवाएं लास्ट। डी, 87,260 डॉलर इफ
87260 divided by 1 into 0.00573 is equal to, ये चारों आंसर अपने हाथ से इसी जगह लिखे जहां आपने पढ़ा। सर हंस लीजिएगा सर, प्लीज लिख ही लेना पहले। आप ही हंस रहे हैं सर, और बेचारा कौन हंस रहा है? जो और हंस रहा है उसको बाद में देखता हूँ। ये मूवी एक any confusion in this division and multiplication? Any confusion? Last lines? ये जरा रिवर्स जाना मैं, ये जो पढ़ा एग्जांपल पढ़ी से ऊपर, इसके ऊपर 2 लाइंस में एक सॉर्ट ऑफ टेबल बना हुआ। फॉरेन करेंसी, और से वर्ड सुने 2 मिनट। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं। क्या बोला मैंने? एक होता है डायरेक्ट कोट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोट। एक्सचेंज रेट्स को लिखने के, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स को लिखने के 2 तरीके होते हैं। वन इज कॉल्ड एज एंड सेकंड इज कॉल्ड एज। अब जरा फुल कंसंट्रेशन से डायरेक्ट कोट के सामने एक लाइन पढ़ रहा जो आपके पास लिखी हुई, फॉरेन करेंसी FCY लिखा है, फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी यूनिट्स आर टेकन एज बेस मींस 1, नॉर्मली यूज्ड इन पाकिस्तान। एक सेकंड के लिए इंडायरेक्ट कोड में पढ़ने पे मैं दोनों समझाता हूँ। LCY स्टैंड्स फॉर लोकल करेंसी यूनिट्स आर टेकन एज बेस मींस 1। अब फुल कंसंट्रेशन जरा, अगर फॉरेन करेंसी को 1 रखा जाए और उसके मुताबिक लोकल करेंसी को एडजस्ट किया जाए तो ये कहलाता है डायरेक्ट कोड। वाइस वर्सा, अगर लोकल करेंसी को 1 रख के फॉरेन करेंसी को एडजस्ट किया जाए तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट कोड। फॉरेन करेंसी अगर 1 रखी हुई है तो डायरेक्ट कोड है, और अगर लोकल करेंसी को 1 रखा हुआ है तो इनडायरेक्ट कोड है। दोबारा एग्जांपल ए में आएगा। नहीं, एक सेकंड में, ये कैसे पता चलेगा लोकल करेंसी कौन सी है और फॉरेन करेंसी? पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा हम किस मुल्क में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान में। तो पॉइंट ए और से देखें, कोई एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है इसमें? सर पॉइंट ए में कोई एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है? पाकिस्तान में अगर आप हैं और डॉलर को 1 रख के अकॉर्डिंगली ₹174.52 लिखे हुए, तो ये पाकिस्तान में क्या कहलाएगा? डायरेक्ट कोड। और नॉर्मली हमेशा ऐसे लिखा होता है $1 = 282,
$1 is equal to 290, 1 pound is equal to 340, 1 euro is equal to फॉर एग्जाम्पल 330। पाकिस्तान में बैठ के अगर रुपीस के अलावा कोई भी करेंसी है तो वो कौन सी करेंसी होगी? फॉरेन करेंसी। तो अगर फॉरेन करेंसी को 1 रखा हुआ है और अकॉर्डिंगली लोकल करेंसी को उसके मुताबिक एडजस्ट किया जा रहा है तो ये तरीका क्या कहलाता है? डायरेक्ट कोड। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा बी में जाए, बी एग्जांपल। अगर आप पाकिस्तान में ही हैं और लोकल करेंसी मींस रुपीस को 1 रखा हुआ है और अकॉर्डिंगली डॉलर्स का रेट बताया हुआ है, तो अब ये कौन सा तरीका है? इनडायरेक्ट कोड। फॉरेन करेंसी को 1 रख के अगर रेट कोड किया जा रहा है तो डायरेक्ट कोड है। लोकल करेंसी को 1 रख के अगर रेट कोड किया जा रहा है तो ये इनडायरेक्ट कोड है। एक सेकंड मेरी बात सही तरह अंडरस्टैंड करने के लिए पेज नंबर 3 पे जाएगा। ये पेज नंबर 3 का मतलब हो जाएगा पेज 20 पे। पेज 20 पे क्वेश्चन नंबर 1। बस लाइन देख के फैसला करें आप है कहाँ। पाकिस्तानी कंपनी है, ऐसे है सर। नीचे एक्सचेंज रेट्स देखें, क्या पाकिस्तानी करेंसी को 1 रखा हुआ? रुपी को 120 पहले रखा हुआ है, फिर 122, 121। किसके मुकाबले में ये फ्लक्चुएशन है? तो फॉरेन करेंसी को 1 रखा हुआ है या लोकल करेंसी को? तो ये तरीका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ना जल्दी की है। सबसे पहले क्या ढूंढना है? पाकिस्तानी फर्म, पाकिस्तानी कंपनी है। वंस अगेन कौन सा है? डायरेक्ट कोट है, सही कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्या ढूंढना है? फंक्शनल करेंसी पाकिस्तानी रुपीज है। फंक्शनल करेंसी किसे कहते हैं? तो लोकल करेंसी की रुपीज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोबारा पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है। तो नीचे जो रेट्स कोट हुए हैं ये क्या है? डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट कोट है? पेज 24 पे है। पेज 24 पे आए, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फर्स्ट लाइन पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पहुंच गए आप? और यूएस में लोकल करेंसी कौन सी है? डॉलर। अब फुल कंसंट्रेशन से कहीं से ढूंढ के एक्सचेंज रेट देखें, क्या एक्सचेंज रेट्स कोड होते हुए डॉलर को 1 रखा हुआ है? तो फिर डायरेक्ट कोड 1 है यार। और यार अभी पेज नंबर 20 पे देखा यार, कमाल हो गया। डॉलर अगर 1 है, फॉरेन करेंसी अगर 1 है तो डायरेक्ट कोड है। लोकल करेंसी अगर 1 है तो इनडायरेक्ट कोड है। क्या यहाँ लोकल करेंसी डॉलर है? तो डॉलर को 1 रख के अकॉर्डिंगली यूरोस को एडजस्ट किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट कोड लिखा हुआ है या इनडायरेक्ट कोड? तो सबसे पहले क्या डिसीजन लेना है कि आप किस मुल्क में हैं। उस मुल्क में खड़ा होके, उस मुल्क में खड़े होके अगर उस मुल्क की करेंसी को 1 रखा हुआ, नो 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 नो, उस मुल्क में खड़े होके उस मुल्क की करेंसी को अगर 1 रखा हुआ है तो इनडायरेक्ट कोड है। और अगर फॉरेन करेंसी को 1 रख के वर्किंग हो रही है तो फिर डायरेक्ट कोड है। पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान में अगर रुपी को 1 रखें तो इनडायरेक्ट कोड है। और पाकिस्तान में अगर फॉरेन करेंसीज डॉलर यूरोस वगैरह को 1 रख के अकॉर्डिंगली वर्किंग करें तो डायरेक्ट कोड कहलाता है। याद रखिएगा प्लीज। अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया तो नहीं आपने? नीचे जरा पेज 24 पे, ये इंशाल्लाह आप बल्कि इसका तो होमवर्क रख ही लें। इसमें जरा फर्स्ट लाइन पढ़ के बताएं, इसमें लोकल करेंसी कौन सी है? एमजीए लिमिटेड, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 2। डॉलर बेस्ड एंटिटी है। और पॉइंट डी के नीचे जरा ढूंढे एक्सचेंज रेट की जो हेडिंग है टेबल के ऊपर, किसको 1 रखा हुआ है? तो अगर डॉलर बेस्ड एंटिटी है और डॉलर को 1 रखा हुआ है तो काइंडली प्लीज ये इनडायरेक्ट कोड्स हैं या डायरेक्ट कोड है? अपने वर्ड्स में बताएं, डायरेक्ट कोड क्या होता है?
फॉरेन करेंसी को अगर 1 रख के रेट कोट हो रहा है तो ये डायरेक्ट कोट है, वाइस वर्सा। तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान में कौन सा कोट ही चलता है? डॉलर कोट चलता है। ये कौन सा कोट है? ये तो कोट नंबर 3 है। ठीक है सर, मतलब अंदाजा है कि आप तो डॉलर अच्छे लगते हैं, लेकिन पाउंड्स के बारे में भी सोचें। हर फॉरेन करेंसी पसंद है हमें, तो हम फॉरेन करेंसी को 1 रख के अगर पाकिस्तान में रेट कोट करते हैं तो हम बेसिकली डायरेक्ट कोट यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया सर? ठीक है सर। अब आ जाए जरा ऊपर स्टार्ट में पेज नंबर 35 पर। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने कोई हिम्मत की है? एनी कंफ्यूजन? एक्सचेंज रेट्स को लिखने के 2 तरीके हैं बेसिकली, जिन्हें कोड बोला जा रहा है। कौन कौन से कोड हैं? डायरेक्ट कोड कब होता है और इनडायरेक्ट कोड? पेज के स्टार्ट पे आ जाइए, अभी कुछ डेफिनेशंस फाइनल रह गई। अल्लाह का शुक्र है इसमें कोई खास मसला नहीं था टॉपिक में। एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं, जरा पढ़े खुद से आगे इंग्लिश में। स्पॉट रेट किसे कहते हैं? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जरा वर्ड अंडरलाइन करें। जिस दिन की बात हो रही है उसी दिन की। क्लोजिंग रेट किसे कहेंगे? स्पॉट रेट जो ईयर एंड पे होगा वो क्लोजिंग रेट है। क्या ख्याल है? एक्सचेंज डिफरेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्सचेंज डिफरेंस आ सकता है? A difference resulting from translating a given number of units of one currency into another at different exchange rates। मसलन अपने कैलकुलेटर पे $10,000 लिखे और 280 रेट था सपोज, तो 280 से मल्टीप्लाई करें, 28 लाख होगा, मतलब 2.8 मिलियन। 2.8 मिलियन मैंने आपके भी आप अपने जेहन में रख लिया है। लेट्स अज्यूम कुछ दिन बाद दोबारा 10,000 लिखे, रेट हो गया 278, 2.78 मिलियन आ रहा होगा। अब ये जो 2.8 मिलियन और 2.78 मिलियन में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों आया? तो ये एक्सचेंज डिफरेंस कहलाता है। ये एक्सचेंज डिफरेंस गेन होगा या लॉस होगा, ये डिपेंड करेगा। तो एक्सचेंज डिफरेंस सिंपली मीन शायद गेन लॉस की बहस हो रही है। करेंसी के यूनिट्स को किसी एक दिन मैयर करना और बाद में फिर किसी और दिन मैयर करने से जो डिफरेंस आता है, दैट इज कॉल्ड एज exchange difference which can either be gain or loss depending upon the situation। रेट अगर बढ़ रहा है और रिसीवेबल है तो गेन है, वाइस वर्सा बोले। रेट अगर कम हो रहा है और रिसीवेबल है तो लॉस है। और यही सिचुएशन उलट हो जाएगी अगर हम पेबल्स की बात करें। तो बहरहाल ऐसे को रट्टा लगाने की जरूरत तो नहीं इसे, लेकिन कभी कभी अगर पढ़ लें तो थोड़ा सा याद रह जाए तो अच्छा। क्या होता है जी एक्सचेंज रेट? दोबारा पढ़ें। स्पॉट रेट किसे कहते हैं? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन वाले दिन जो एक्सचेंज रेट होता है, और क्लोजिंग रेट उसे कहते हैं, उस स्पॉट रेट को कहते हैं जो ईयर एंड पे होता है। और एक्सचेंज डिफरेंस है, पढ़ लें, डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग ठीक है। अच्छा, यहीं पे जरा इस पेज के स्टार्ट पे जरा 3 चीजें जरा और लिख लीजिएगा। मेरे ख्याल है कहीं स्पेसिफिकली लिखा नहीं, लेकिन आइडिया होना चाहिए। और लिखने से पहले जरा 1 मिनट सुनो जरा। एक वर्ड में बार बार बोलता रहा हूं, ट्रांजैक्शन डेट। एक वर्ड बोलते रहे हम, सेटलमेंट डेट। इनके मीनिंग क्या पता है आपको? आपका क्या जिन कहता है ट्रांजैक्शन डेट मीन्स? जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, मीन्स फॉर एग्जांपल परचेज या सेल हुई है। और डेफिनेटली थोड़ी सी बात एक्सपेंड अगर करें तो लोन लिया है या दिया है, तो जिस दिन इवेंट हो, परचेज सेल एक्सेट्रा। सेटलमेंट डेट क्या है? जिस दिन पेमेंट या रिसीट हुई।
पेमेंट, परचेज सेल डेट, पेमेंट रिसीट डेट। क्या ये सेम हो सकती है सोच के? अगर कैश ट्रांजैक्शन तो, अगर क्रेडिट है फिर डिफरेंट हो सकती है। देन एक काम हम और करते रहे हैं, तो वो वर्ड मैंने शायद अभी बोला नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, ट्रांसलेशन डेट। एक रीमेजरमेंट डेट में वर्ड बोलता रहा हूं। अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के बीच में कहीं ईयर एंड आ जाए तो फिर रिसीवेबल्स, पेएबल्स जो रीमेजर होते हैं उससे फिर ईयर एंड की डेट को ट्रांसलेशन डेट बोलते हैं। क्या ट्रांसलेशन डेट हमेशा एप्लीकेबल होगी? ट्रांसलेशन डेट कब एप्लीकेबल होगी? अगर ट्रांजैक्शन डेट और सेटलमेंट डेट के दरमियान में ईयर एंड आ जाए। ट्रांजैक्शन डेट किसी और ईयर में है, सेटलमेंट डेट किसी और ईयर में है, तो जो ईयर एंड आएगा जिस डेट पे हम रीमेजर कर रहे होते हैं उसको फिर ट्रांसलेशन डेट भी बोला जाता है। तो ईयर एंड ऑन विच रीमेजरमेंट इज डन या रीमेजरमेंट इज मेड। किसकी रीमेजरमेंट? हाँ जी, पेएबल रिसीवेबल वर्ड ध्यान में रखना आपने, विच ऑन विच रीमेजरमेंट इज मेड। इस पेज के स्टार्ट में लिखना। एनी कंफ्यूजन इन द वर्ड ट्रांसलेशन? तो ट्रांसलेशन सिंपली रीमेजरमेंट डेट है, लेकिन कभी कभी इसे अगर ट्रांसलेशन वर्ड लिखा हो, ट्रांसलेशन डेट, तो पता होना चाहिए ये उसी ईयर एंड की बात हो रही है, ईयर एंड ऑन विच रीमेजरमेंट ऑफ रिसीवेबल और पेएबल इज मेड। मैंने दरमियान में क्यों लिखने की कोशिश की है? मतलब सॉर्ट ऑफ ये ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट डेट के दरमियान में होगी अगर ईयर एंड बीच में आ गया और आपकी सारी फॉरेन करेंसी पेमेंट या रसीट अभी नहीं गई। Any confusion in my words? जी my dear online students? Any issue please? Completed it please? चलिए मिड ऑफ द पेज है, फाइनली 3 डेफिनेशंस और आई थी। चलिए आज टाइम मिल गया, आज ही करना पड़ेगा, मैंने टाइम है इससे ज़ाया करने के लिए। सेंटर ऑफ द पेज हेडिंग ढूंढे, टर्म्स एंड डेफिनेशंस यूज्ड इन IAS 21। Once again you need a just concentration। मेरे साथ रहा वर्ड बाय वर्ड, सब इकट्ठे हेडिंग में। IAS 21 identifies 3 types of currencies। क्या लिखा आगे? प्रेजेंटेशन करेंसी, फंक्शनल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी। प्रेजेंटेशन करेंसी मैंने वर्ड अभी तक कभी यूज नहीं किया। फंक्शनल करेंसी जब भी कभी वर्ड आया फिलहाल मैंने क्या कहा, और फॉरेन करेंसी आप बताएं। फॉरेन करेंसी पाकिस्तान में अगर है तो फॉरेन करेंसी, रुपीज के अलावा कोई भी करेंसी, अमेरिका में अगर है तो जिस मुल्क में आप हैं उस मुल्क की करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी अगर है तो फॉरेन करेंसी। लेकिन अब आने वक्त आ गया कि हम जरा इन चीजों को फाइनली सही तरह से अंडरस्टैंड करके बात खत्म करें। डेफिनेशंस लिखी हुई नीचे 3, प्रेजेंटेशन करेंसी,
फंक्शनल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी। पहले सिंपल डेफिनेशन एक आइडिया हो जाए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रेजेंटेशन ऑफ करेंसी में कहता है करेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी आर प्रेजेंटेड। जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट की जा रही हैं वो करेंसी कहलाएगी प्रेजेंटेशन करेंसी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब वही सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस वगैरह 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 वगैरह। मैंने कहा ये जरा याद आ जाएगा। तो जिस करेंसी में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो करेंसी प्रेजेंटेशन करेंसी होती है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो नॉर्मली आप किस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो उस केस में रुपीज आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी कहलाएगी। अब आ जाए फंक्शनल करेंसी। तो कहता है करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। जिस एनवायरनमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है उस एनवायरनमेंट की करेंसी को कहते हैं फंक्शनल करेंसी। एग्जांपल्स में मैं भी आता हूं। पहले जरा जो वर्ड्स लिखे हुए इनको जरा थोड़ा सा जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं जरा ऐसे। जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है उस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी को कहते हैं फंक्शनल करेंसी। फॉरेन करेंसी किसे कहते हैं? नेक्स्ट लाइन जरा। कोई भी करेंसी जो फंक्शनल करेंसी के अलावा है, इस करेंसी के अलावा हर करेंसी क्या कहलाएगी? फंक्शनल करेंसी के अलावा हर करेंसी फॉरेन करेंसी कहलाती है। इससे पहले कि हम जरा टेक्निकल बहस में जरा डिटेल में जाएं प्रैक्टिकली क्या क्या पॉसिबल है, सबसे पहले आ जाए फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में। एक कंपनी अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम कर रही है तो उसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? रुपीस। अगर वो कंपनी रुपीस में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है तो प्रेजेंटेशन करेंसी भी रुपीस ही होगी। लेकिन सपोज पाकिस्तानी कंपनी जो है इसके कुछ शेयर होल्डर्स अमेरिका में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, सपोज अमेरिका में भी हैं। देयरफॉर इस कंपनी ने ये चूज किया है कि पाकिस्तान वाले शेयर होल्डर्स के लिए पाकिस्तानी करेंसी मींस रुपीस में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाए और जो फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डॉलर्स में भी बना के दी जाए ताकि वो जरा ज्यादा डॉलर्स में भी अंडरस्टैंड कर सकें। इस कंपनी की अभी तक जो मैंने बात की है फंक्शनल करेंसी कौन सी है? रुपीस। पाकिस्तान की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काम कर रही है। लेकिन अगर इस कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रुपीस में भी प्रेजेंट की हैं डॉलर्स में भी प्रेजेंट की हैं तो इसकी प्रेजेंटेशन करेंसीज दो भी हो सकती हैं। क्या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं? क्या एक भी हो सकती है? अगर फॉर एग्जांपल इस कंपनी के सारे शेयरहोल्डर्स पाकिस्तान में ही हैं तो पाकिस्तानी रुपीस में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं तो फंक्शनल करेंसी के साथ साथ रुपीस प्रेजेंटेशन करेंसी भी हो सकती है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डॉलर्स में बनाई गई हैं तो क्या फंक्शनल करेंसी डॉलर हो गई? फंक्शनल करेंसी किसे कहते हैं? नहीं, लोकल से आप थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएं, लोकल इंशाल्लाह निकलनी एंड में। लेकिन अब अगर इन वर्ड्स को देखा जाए, जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कंपनी काम कर रही है तो अगर काम वो पाकिस्तान में कर रही है तो फंक्शनल करेंसी रुपीस ही है। प्रेजेंटेशन करेंसी रुपी के अलावा भी कोई हो सकती है। प्रेजेंटेशन करेंसी किसे कहते हैं? अब अगर ये पाकिस्तानी कंपनी फुल कंसिडर करें तो अगर ये पाकिस्तानी कंपनी अमेरिका से कोई चीज इंपोर्ट कर ले और डॉलर्स में इंपोर्ट हो रही है तो डॉलर फिलहाल क्या कहलाएगा? फॉरेन करेंसी। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड कंपनी की एक फंक्शनल करेंसी होगी। उस फंक्शनल करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी करे तो फॉरेन करेंसी कहलाएगी। और एंड ऑफ द ईयर जिस जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट होंगी वो करेंसीज क्या कहलाएंगी? प्रेजेंटेशन करेंसी। तो आज पहले सिंपल से बात आगे बढ़ाता हूँ। एक पाकिस्तानी कंपनी है जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, उसके शेयर होल्डर्स भी पाकिस्तान में। फंक्शनल करेंसी बताएं सर, फंक्शनल करेंसी बता दें।
इस रुपीस के अलावा फॉर एग्जांपल इस कंपनी ने सऊदी अरब से कोई चीज इंपोर्ट की है तो रियाल क्या कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कोई यूके से चीज इंपोर्ट की है, पाउंड्स भी फॉरेन करेंसी कहलाएंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर फंक्शनल करेंसी के अलावा किसी भी करेंसी में अगर ट्रांजैक्शन हुई है तो वह करेंसी फॉरेन करेंसी कहलाएगी। फॉरेन करेंसी को आप क्या करेंगे, फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करके वर्किंग करेंगे। फिर ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे आप अगर रुपीस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बस प्रेजेंट कर रहे हैं तो अब ये रुपीस क्या भी कहलाएंगे, प्रेजेंटेशन करेंसी। और अगर फॉर एग्जांपल आपने चूज किया है कि इस रुपीस के अलावा भी किसी करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो वो करेंसी भी प्रेजेंटेशन करेंसी हो। नहीं बनी बात। अमेरिका पहुंचे, अमेरिका में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं आप, फंक्शनल करेंसी बताएं, डॉलर्स। ड्यूरिंग द ईयर अगर डॉलर्स के अलावा किसी भी करेंसी में आपकी कोई ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गई फॉरेन, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे अगर आपने चूज किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डॉलर में बनानी है तो ये प्रेजेंटेशन करेंसी है। लेकिन साथ आपने ये भी चूज किया है कि आपके कुछ शेयर होल्डर्स फॉर एग्जांपल यूके में है और पाउंड्स में भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर प्रेजेंट करेंगे तो पाउंड्स भी प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है। मेक द थिंग बिल्कुल सिंपल। अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका में ऑपरेट कर रही है, फंक्शनल करेंसी ड्यूरिंग द ईयर डॉलर के अलावा किसी करेंसी में भी ट्रांजैक्शन, और ईयर एंड में सपोज उसके सारे शेयर होल्डर अमेरिका में ही है और उसने डॉलर्स में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, प्रेजेंटेशन करें। यहाँ तक ओके। लेकिन अब गेम जरा ऑन करें एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए। सर कोई है, आपकी बात हो रही है। मदीना लिमिटेड इज अ यूके रजिस्टर्ड माइनिंग कंपनी whose shares are traded on London Stock Exchange. Its operating activities take place in gold and diamond mines of South Africa. दोबारा पढ़ें जी, 2 लाइन। मदीना लिमिटेड कहाँ रजिस्टर्ड है, तो यूके की कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स कहाँ हैं, यूके में। कहाँ लिस्टेड है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। बिजनेस क्या है इसका, गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग कर रही है कंपनी, और इसकी माइंस कहाँ है। ये अब मेरी तरफ देखना है, 2 लाइनें ज़हन में रखते, ये चले 2 लाइनें देख लें दोबारा तरफ। रेडी। फंक्शनल करेंसी किसे कहते हैं, जरा डेफिनेशन ढूंढ के पहले बताएं। तो किस मुल्क के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये बिजनेस कर रही है, यूके में नहीं सर। इसका बिजनेस किस जगह ऑपरेट हो रहा है, यार रजिस्टर्ड यूके में, बिजनेस साउथ अफ्रीका में। ये हो सकता है। नॉर्मल सिचुएशन तो क्या होती है, जहां पर रजिस्टर्ड होते हैं भी बिजनेस कर रहे होते हैं। लेकिन एक माइनिंग कंपनी है जो रजिस्टर्ड किस मुल्क में, लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज कहाँ हो रही हैं। तो इनिशियली इस कंपनी की फंक्शनल करेंसी कौन सी करेंसी है, साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो इसकी फंक्शनल करेंसी। मैंने तो कहा था लोकल करेंसी फंक्शनल होती है। अब लोकल कहाँ की, जिस जगह आप ऑपरेट कर रहे हैं। लोकल जरूरी नहीं जहां आप रजिस्टर्ड हो, तो लोकल ही है, लेकिन कहाँ की लोकल। तो किस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बिजनेस हो रहा है, तो साउथ अफ्रीकन करेंसी फंक्शनल करेंसी है। ठीक है प्लीज, ठीक है सर। आप जरा दोबारा ही 2 लाइन देखें जरा, आपका क्या जहन कहता है कि इस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी किस करेंसी में बनानी होंगी। नहीं डॉलर्स तो नहीं है, यूके सर मेरे से ज्यादा आपको बातें पता है, क्यों शर्मिंदा करते हैं सर। यूके रजिस्टर्ड अगर है तो नॉर्मली इसके शेयर होल्डर कहाँ होंगे, तो वहां की करेंसी पाउंड। नहीं बनी बात। हाँ अगर फॉर एग्जांपल कोई शेयर होल्डर्स कहीं और भी हैं तो ये कंपनी चूज कर सकती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक से ज्यादा करेंसी में बनाई जा सकती है। लेकिन अगर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है तो यूके की करेंसी पाउंड्स में प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉर्मली होगी। नहीं समझ आई।
तो प्लीज 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, एक एक करके जरा आप आंसर दें। प्रेजेंटेशन करेंसी क्या होगी इस कंपनी? फंक्शनल करेंसी क्या होगी? साउथ अफ्रीकन की करेंसी को रैंड कहते हैं, वो नीचे लिखा होगा, लेकिन जो भी होगी वो साउथ अफ्रीकन करेंसी। और एक पॉइंट नंबर 3 देखें, मदीना लिमिटेड बॉट स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट फ्रॉम यूएस इनवॉइस्ड इन यूएस डॉलर, व्हाट टाइप ऑफ करेंसी इज द यूएस डॉलर? अब मेरी बात जरा ध्यान से गौर से पूरी सुनो। ड्यूरिंग द ईयर ये कंपनी साउथ अफ्रीकन करेंसी में अपनी सारी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेगी। जर्नल एंट्रीज हमेशा रिकॉर्ड की जाएंगी फंक्शनल करेंसी में। और ड्यूरिंग द ईयर अगर यूएस से कोई इक्विपमेंट परचेज किया तो इनिशियली यूएस डॉलर्स को साउथ अफ्रीकन करेंसी में कन्वर्ट करके अपने जर्नल की वर्किंग कंप्लीट करेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास एक जर्नल लेजर और ट्रायल साउथ अफ्रीकन करेंसी में कंप्लीट हो गया होगा। देन एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल डिसाइड कि अब हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस करेंसी में प्रेजेंट करनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पाउंड्स में कन्वर्ट करना है, तो वो जो ट्रायल बैलेंस हमारे पास होगा किस करेंसी में? साउथ अफ्रीकन करेंसी रैंड में, उसे फिर पाउंड्स में कन्वर्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। ओके प्लीज, हमेशा पहले ट्रांजैक्शंस किस करेंसी में रिकॉर्ड होती हैं? फंक्शनल करेंसी में। और अगर फंक्शनल करेंसी के अलावा किसी करेंसी में ट्रांजैक्शन हुई है तो उस फॉरेन करेंसी को आप इनिशियली फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करके अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंप्लीट करेंगे। ईयर एंड पे फिर डिसाइड करेंगे कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस किस करेंसी में प्रेजेंट करनी है। तो वो फंक्शनल करेंसी हो सकती है, प्रेजेंटेशन करेंसी। क्या प्रेजेंटेशन करेंसी फंक्शनल करेंसी हो सकती है, लेकिन उससे डिफरेंट भी हो सकती है। अब एक सेकंड जरा नीचे 3 पॉइंट्स में आंसर लिखा हुआ, पहले आप जरा वो पढ़ लें, फिर अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है वो भी पूछें, फिर मैंने एक सिनेरियो और अभी बनाना है और फिर मेरे सिनेरियो का आंसर दीजिए। क्या होती है फंक्शनल करेंसी? पढ़ ले। क्या होती है प्रेजेंटेशन एंड क्या होती है फॉरेन? अच्छा, पाउंड्स को पाउंड स्टर्लिंग्स भी शायद कहते हैं पूरा इसको, पाउंड स्टर्लिंग, और कभी कभी शायद सिर्फ स्टर्लिंग भी वर्ड बोला जाता है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। जी पढ़ लीजिए सबने। जी डेफिनेशंस के एंगल से कुछ अपने वर्ड्स में बताएं, फंक्शनल करेंसी कहते हैं किसे? इनिशियली जर्नल किस करेंसी में बनता है? और अगर ड्यूरिंग द ईयर फंक्शनल करेंसी के अलावा किसी करेंसी में ट्रांजैक्शन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? और अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है तो उसका क्या करेंगे? फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करके अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंप्लीट करेंगे। ईयर एंड पे फिर क्या डिसाइड करना है कि किस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करनी है। तो जिस करेंसी में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी होगी वो करेंसी क्या कहलाएगी? प्रेजेंटेशन करेंसी। क्या फंक्शनल करेंसी प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी करेंसी प्रेजेंटेशन करेंसी पॉसिबल है। एक सेकंड के लिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ें जो पेज 35 के एंड पे दिया है। Presentation currency, an entity is permitted to present its financial statements in any currency. This reporting currency is often the same as functional currency. अक्सर तो सेम ही होती है, but doesn't have to be, जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो। ये वर्ड समझ आते हैं?
नॉर्मल सिचुएशन में कौन सी करेंसी ही कौन सी होगी, फंक्शनल ही प्रेजेंटेशन होगी, लेकिन एक्सेप्शंस में बी देयर। क्या एक से ज्यादा फुल कंसंट्रेशन अब एक से ज्यादा प्रेजेंटेशन करेंसी हो सकती है? नेक्स्ट पेज, एक सेकंड। फंक्शनल करेंसी किसे कहते हैं? यहाँ लोकल से थोड़ा सा बाहर आ जाए ना, लोकल भी चले किस जगह की, जिस जगह आपका बिजनेस हो रहा है, प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जहां है आपका, वहां की लोकल करेंसी। तो व्हेन रिपोर्टिंग एंटिटी, नेक्स्ट पेज का स्टार्ट, records transaction in its financial, when a reporting entity records transaction in its financial records, it must identify its and make entries in that currency. It will typically prepare its financial statements in its, once again typically, generally, exception may be there. Finally, those steps में एक summary सी बनी हुई है, record the transaction in कौन सी currency, and if presentation is currency is different from the functional currency, then translate the accounting records prepared in which currency into accounting records prepared in which currency. ये हिम्मत करके जरा सेकंड सेंटेंस पढ़ेंगे। रिकॉर्ड्स आप किस करेंसी में बना लेंगे, और अगर फंक्शनल करेंसी ही आपकी प्रेजेंटेशन करेंसी है तो सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप वैसे ही बना लेंगे जैसे आपको पता है। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन करेंसी फंक्शनल करेंसी से डिफरेंट है तो प्लीज पहले क्या करेंगे, पढ़े 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 पढ़े, किस करेंसी के रिकॉर्ड्स को किस करेंसी के रिकॉर्ड्स में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फंक्शनल करेंसी में जो रिकॉर्ड्स बने हुए होंगे उन्हें किस करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, प्लीज। अगर वो नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना एक और बहस है, आपने जो बात की वो मैं कर लेता हूँ। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जी, कंसंट्रेशन, आफ्टर ऑल द बेस्ट, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो पाकिस्तान में भी ऑपरेट कर रही है फॉर एग्जांपल, और सपोज यूके में भी ऑपरेट कर रही है। फंक्शनल करेंसी बताएं। पाकिस्तान के काउंटिंग रिकॉर्ड्स रुपीज में बनेंगे इनिशियली, और पाकिस्तान में रहते हुए अगर किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो गई तो उसे लोकल करेंसी मींस पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें। पाकिस्तान ऑपरेशंस के रिकॉर्ड्स पाकिस्तानी करेंसी में बनेंगे। यूके पहुंचे जरा, ड्यूरिंग द ईयर यूके में जो आपके ऑपरेशंस होंगे वहां के रिकॉर्ड्स आपके पाउंड्स में बनेंगे। ईयर एंड पे अगर आपने सिर्फ पाकिस्तानी ऑपरेशंस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी तो आप रुपीज में बना देंगे, अगर यूके की बनानी है पाउंड्स में बना देंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इन्हें इकट्ठा बनाना है, इकट्ठा समझ रहे, तो फिर आप डिसाइड करें आप किस करेंसी में इकट्ठा करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रुपीज में इकट्ठा करना है तो वो जो यूके के रिकॉर्ड्स पाउंड्स में होंगे उसे रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। अब कंसिडरेशन सुनिएगा यहाँ पर, अगर आपने पाउंड्स में इकट्ठा करना तो क्या करेंगे, रुपीज वाले रिकॉर्ड्स को पाउंड में। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लान है कि डॉलर्स में इकट्ठा करना, तो रुपीज को डॉलर्स में भी, पाउंड्स को डॉलर में भी, और इंशाल्लाह ने इकट्ठा करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट करने। ठीक है, और मल्टीनेशनल कंपनी, मैंने सिर्फ 2 कंपनी मुल्कों की बात की है, ये तो बहुत से मुल्क और भी हो सकते हैं। तो इनिशियली जिस जिस जगह ऑपरेट हो रहा है उस जगह के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उस प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की करेंसी में बनेंगे। देन उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने प्रेजेंटेशन किस करेंसी में करनी है, और अगर वो करेंसी फंक्शनल करेंसी के अलावा कोई करेंसी है तो डेफिनेटली फिर अपनी इस फंक्शनल करेंसी को आप प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये वर्ड समझ आ गया सबको, समझ आ गया सर? आपसे एक सवाल है छोटा सा, अगर हिम्मत हो सके, हमने इस डिस्कशन में जो भी की है, हमने फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना सीखा है। ये वर्ड्स मेरे यहां तक समझ आए? क्या बोला मैंने? या हमने फंक्शनल करेंसी को प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करना सीखा? हमने फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना सीखा है। ये जो काम है कौन सा वाला, ये वाला कौन सा यार,
ये वाला साइलेंट काम कौन सा है? फंक्शनल करेंसी को प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट करने वाला। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, ये फाइनल में इंशाल्लाह आपने ये भी सीखना है। तो यही तो किया है हमने। क्या किया ड्यूरिंग द ईयर? क्या क्या फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना है, और हम बार बार लोकल करेंसी वर्ड यूज कर रहे थे। तो फॉरेन करेंसी को फंक्शनल करेंसी में कन्वर्ट करना है। ये वाला कौन सा काम? फंक्शनल करेंसी को, फंक्शनल करेंसी के रिकॉर्ड्स को प्रेजेंटेशन करेंसी के रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करना, अगर वो डिफरेंट है तो कैसे किया जाता है? ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, बस आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ लिखा गया था। अच्छा, आपने आज क्या करना है, जरा घर के लिए होमवर्क नोट करना। एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2 था, लेकिन साथ साथ अगर एक रीडिंग करें इसकी, कुछ वर्ड्स, वैसे तो मेरा ख्याल है कि शायद सारे वर्ड्स हो गए बीच बीच में। पेज नंबर, एक क्वेश्चन नंबर 2, एक तो होमवर्क था, पेज नंबर बताना। पेज 24 पे करनी क्वेश्चन नंबर 2, आंसर ढूंढ लेते हैं आप। ये पेज नंबर 27 है। ये थ्योरेटिकली कुछ लिखा हुआ है, ये सारी बातें शायद हो गई हैं, लेकिन शायद एक दो नहीं हुई, वो अगर आपने ना पूछी तो फिर मैंने पूछ लेनी है। तो पेज 27 से ऑनवर्ड्स बीच में एग्जांपल्स वगैरह तो हमने कर ली है, पता है किसी को? तकरीबन आप आ जाएं 35 पर। पेज 27 से 35 मेरा ख्याल तकरीबन ओवरऑल बातें सारी हो गई हैं। कल एक चीज मुझे अभी देखते हुए नजर आई है, वो फिर मैंने आपसे डिस्कस करनी है, ठीक है प्लीज? तो इन दोनों को वेस्ट ना करनी करें, होपफुली सिंपल चीजें साथ साथ खत्म कर लें। उम्मीद है कि कल शायद हम कोई एक अच्छी सी बहस स्टार्ट करने की पोजीशन में भागें। टेस्ट फिर एक आध दिन ठहर के रख लेते हैं, पहले 27 से लेकर 35 तक, और एक क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दे रहा हूँ। अल्लाह हाफिज जी। ठीक है जी हाफिज साहब। ईयर एंड पे जब फंक्शनल करेंसी के रिकॉर्ड बन जाएंगे तो उन्हें फिर कन्वर्ट करना पड़ता है प्रेजेंटेशन करेंसी में, ताकि उस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन सके। ठीक है हाफिज साहब, अल्लाह हाफिज।